वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम एक नया सब्जेक्ट एंटायरली ब्रांड न्यू टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बड़ा ही प्यार से बड़ा ढंग से पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले इस सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिससे आपको प्यार होना चाहिए। तो ये प्यार वाला सब्जेक्ट है आपका। आपको इस सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। क्यों? इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन ना पूरा सिविल इंजीनियरिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस को देख लीजिए। सोम नहीं जानते हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सोम नहीं जानते हो, आरसीसी समझ में नहीं आएगा। सोम नहीं जानते हो, स्टील समझ में नहीं आएगा। सोम नहीं जानते हो, सॉइल समझ में नहीं आएगा। सोम नहीं जानते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगा। सोम नहीं जानते हो, इरिगेशन इंजीनियरिंग में डैम वगैरह जो है वो चीज समझ में नहीं आएगी। चलो हाइड्रोलॉजी को मान लेंगे कि थोड़ा अलग है, एक आध दो पेपर। चलो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग को मान लिया, वो अलग है क्योंकि जो इन्वायरमेंट हमको पढ़ना है उसमें हमको तो ऐसा तो नहीं है कि टंकी का स्ट्रेंथ डिजाइन करना है, नहीं ना, उसमें बस उसका बायोलॉजिकल डिजाइन करना है। तो उसमें सोम का उतना एप्लीकेशन नहीं है। बस कुछ ही एक दो पेपर को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा पेपर में, पूरा सिविल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन है। तो आप सोचिए, अगर ये सब्जेक्ट आपके दिमाग से स्किप हो गया है तो क्या कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए, आपके प्रिपरेशन जर्नी में, है ना। तो यहां पर आप जो सीखोगे बड़ा बेसिक सीखोगे। मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा और छोटे से छोटे फॉर्मूला को आपके लिए डिराइव करके दूंगा। मजा आएगा नोट्स वगैरह लिखने का। देखिए, जहां पे जो डेरिवेशन वगैरह है, सोम जैसा पेपर ऐसा होता है, उसमें आप जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ, तो आप साथ साथ देख के लिखते भी चलिए, ये जरूरी है। क्योंकि ये कुछ ऐसे पेपर होते हैं, सोम के पेपर हो गए, सॉइल के पेपर हो गए, स्ट्रक्चर के पेपर हो गए, स्टील वाला, आरसीसी का, फ्लूइड मैकेनिक्स, इतना पेपर तो हाथ से खुद लिखना ही चाहिए। और ये सारे पेपर ऐसे हैं जिससे आपको प्यार भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सोम का तो वेटेज पूरा पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग में ही है ना। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स हमको बेसिकली कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं सोम के अंदर जिसके ऊपर फोकस रखना है, और जो एकदम क्लीन कट वे में हमको आना चाहिए। पहला तो हो गया एसएफडी बीएमडी। हम यहीं से चालू भी करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से ही चालू करेंगे। एसएफडी बीएमडी आना चाहिए। इससे पहले एक टॉपिक में बस इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वगैरह क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा। वो एक बेसिक चीज है, बेसिक जानकारी हो गया, वो होना चाहिए। थोड़ा टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में बताऊंगा, उसमें कार्बन परसेंटेज के बारे में बताऊंगा, ये सब टॉपिक। ओके, तो वो सारा बेसिक चीज है, वो कोई उसको मैं एज ए चैप्टर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। जो चैप्टर है वो है ये एसएफडी बीएमडी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन वाला। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। अब इससे पहले एक टॉपिक आती है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो उसे उसे तो मैं चैप्टर मानता ही नहीं। क्या है, टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेस एनालिसिस करना है, हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ का एप्लीकेशन देखना है। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा बेसिक है, आपको बस 3 घंटे में समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। सीधा सीधा डेफिनेशन डेफिनेशन है, डेरिवेशन डेरिवेशन है, एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, पूरा चैप्टर दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो जाएगी। पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस चैप्टर का एप्लीकेशन पूरे सिविल इंजीनियरिंग में है। आप डैम देखोगे इरिगेशन इंजीनियरिंग में, तो डैम में भी हम निकालते हैं वो वाला एलिमेंट, बताओ जहां पर मैक्सिमम मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा हो, इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। समझ रहे हैं? एसएफडी बीएमटी बीएमडी तो आप जान ही रहे हो, इसका एप्लीकेशन कहां और कितना है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन ऑफ मेंबर। ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और एक टॉपिक यहां पे लिखता हूं, टॉर्सन। टॉर्सन हो गया, ये एक चैप्टर हो गया। अब देखो, बेंडिंग शियर टॉर्सन तीनों को मिला के फिर एक चैप्टर है, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन, कंबाइंड शियर एंड टॉर्सन। समझ रहे? वो वाला एक कॉन्सेप्ट अलग से हो गया। अभी बेंडिंग स्ट्रेस में आपका नॉर्मल जो बेंडिंग है वो तो होगा ही, मतलब यूनी एक्सियल बेंडिंग, बाई एक्सियल बेंडिंग, मतलब अलग अलग तरह का बेंडिंग, सब चीज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बढ़िया विजुअलाइजेशन होगा, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा ना, अभी कुछ तो मैं यहाँ पे इस वाले मोड में पढ़ाऊंगा, कुछ मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो
चीजें आपको परफेक्टली, जहां पर मेरे को लगेगा कि जैसा आपको देना है कंटेंट, हम वैसा प्रोवाइड करेंगे, पूरा देसी टाइप से, मजे टाइप से, नॉट टू वरी। हाँ, लेकिन जो क्लास का ड्यूरेशन है, टाइमिंग, ये लगभग कितना घंटा जाएगा। सोम का जो पेपर है, ओके, आजकल सिलेबस थोड़ा मॉडिफाइड भी हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो हमें सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से वाइड एंगल पे लेके चलना होगा। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 75 टू 80 आवर्स तक टच करेगा, इतना कर ही जाएगा। क्योंकि हम इसमें ऐसा नहीं है ना कि आपको केवल टॉपिक टॉपिक बता दिए, जाओ 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 बाबू फार्मूला फार्मूला, जाओ 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 बाबू, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाएंगे। एसएससी वाले, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस वाले, प्लस स्टेट ए के अंदर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट, सारे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर उस चैप्टर का सभी एग्जाम का क्वेश्चन, चैप्टर फिर क्वेश्चन, चैप्टर फिर क्वेश्चन, ऐसा। अभी जो हमारा सेशन रहेगा वो सेशन ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट फुल रहेगी, बट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आजकल मैक्सिमम वन डे एग्जामिनेशन होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, ठीक है। तो हम 100% ऑब्जेक्टिव सेशंस प्रैक्टिस करेंगे इसका। हाँ, लेकिन आप अगर कोई मेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे मान लो, या फिर आप एसएससी जेईई एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करोगे मान लो, जिसमें मेंस होता है, जिसमें लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंटेंट तो आपका यही है, क्योंकि इसी में सारा कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है ना मेंस वाले, कन्वेंशनल वाले, हर एक चैप्टर के बाद मैं उसका अलग वीडियो बना दिया करूंगा, चैप्टर फिर सारा कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग वीडियो, ऐसा चलेगा। ऑब्जेक्टिव तो इसी में डिस्कस कर लेंगे, समझ गए बात को। अपना पैटर्न स्ट्रेटेजी, जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मोटा मोटी आपका सारा बेसिक सब्जेक्ट जो है वो हम ही पढ़ाएंगे। आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो जानने लगोगे, पसंद करने लगोगे, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं, टॉर्सन का एक टॉपिक हो गया। फिर आगे देखिए, थ्योरी ऑफ फेलियर, ठीक है। ये टॉपिक ना बच्चों के दिमाग में भ्रम रहता है। भ्रम क्या रहता है? ये थ्योरी ऑफ फेलियर मैकेनिकल का टॉपिक है, हम लोग क्यों पढ़े, हमारे में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। आता है थ्योरी ऑफ फेलियर, कॉलम एंड स्प्रिंग। ये तो यूलर साहब का तो कॉन्सेप्ट इतना फेमस है कि कोई एक ऐसा एग्जाम बचता नहीं है जहां से कॉलम से क्वेश्चन ना आए। स्प्रिंग चलो एक हद तक नहीं आती उतना, ठीक है, लेकिन कॉलम छोड़ के गए मतलब एक नंबर गया, आएगा ही आएगा क्वेश्चन वहां से, कुछ ना कुछ इस चैप्टर से पूछ ही लेगा। एल इफेक्टिव पूछ लेगा, या लोड निकालो बकलिंग लोड वो पूछ लेगा, कुछ ना कुछ। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लस और कोई छोटे बड़े टॉपिक वगैरह देखेंगे। छोटा बड़ा टॉपिक क्या है, जैसे सिलेंडर हो गया, थिक सिलेंडर, थिन सिलेंडर वगैरह हो गया, इनके ऊपर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, रिजिड फ्रेम वगैरह, मतलब अलग अलग थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में कभी ऐसे यूं ही कभी पूछ लिया है, ऐसा कोई रेगुलर पैटर्न में है नहीं। हम उनको भी मिसलिनियस टॉपिक उनको भी डिस्कस करेंगे आपका क्लासेस में, आपका कोर्स के अंदर। तो ये आपका सिलेबस रहेगा जो हम पढ़ेंगे सोम के अंदर, बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ओके। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीखना है ना। तो सोम सीखने से पहले देखिए, मैं तो ये नहीं जानता ना कि आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, इससे पहले मैं ये नहीं जानता आपका बेसिक क्या है, नहीं जानता मैं। तो कुछ अपने पास बेसिक होना चाहिए सोम में आगे बढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को डायरेक्ट टच करने से पहले हमारे पास सोम का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कम से कम हम ये तो जाने कि सोम के अंदर हम पढ़ते क्या, ठीक है। तो सबसे पहला चीज देखो, मैं दो टर्म आपको समझा रहा हूं, उन दो टर्म को समझिए। अब वो दो टर्म के अंदर एक टर्म होता है डिफॉर्मेशन, एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। अब समझिए, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट समझिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इमेजिन करना, जैसा जैसा मैं बोलते चल रहा हूं इमेजिन करते चलो, सोचते चलो। मान लो रोड के ऊपर एक बस खड़ी है, क्या खड़ी है, बस खड़ी है। सुपरमैन आया, एक लात मारा बस को, तो बस घिसक के आगे भाग जाएगा। सुपरमैन ने एक फोर्स लगाया तो बस आगे घिसक के चला गया, हॉलीवुड टाइप। तो ये जो लेंथ, वो पूरा का पूरा बस एक जगह से दूसरी जगह तक चला गया, एक फोर्स को अप्लाई करने के कारण। उसे बोलता है रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, मतलब पूरा का पूरा बॉडी ही डिस्प्लेस कर गया एक जगह से दूसरे जगह तक। जैसे हाथ कट के अलग हो जाती है तो क्या बोलते हैं, लिमिट डिस्प्लेस्ड, खत्म।
समझ रहे हो बात को? ये तो ये चीज है डिस्प्लेसमेंट। डिफॉर्मेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट समझ गया ना, बॉडी का पूरा मूवमेंट हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक, वो अब बॉडी उस पोजीशन पे है ही नहीं, है ना, ये चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। डिफॉर्मेशन क्या होती है? डिफॉर्मेशन ये होती है, अब देखो पहला चीज इसमें, पहला पॉइंट ए डिफॉर्मेशन के अंदर, जो भी आपका बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब बॉडी, जिस जगह पे बॉडी है वो बॉडी उसी जगह पे रहेगा। जैसे यहाँ पे बस एक जगह से दूसरी जगह तक चला गया, तो यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है ना, बॉडी एक ही जगह पे रहेगा, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना। कहने का मतलब है कि देखो, जैसा यहाँ पे बस था, अपना सुपरमैन आया, एक लात इधर से मारा तो इधर से फोर्स लगाया, तब ना वो बस इस जगह से उठ के दूसरी जगह तक चला गया। तो जब सुपरमैन इधर से फोर्स मार रहा है, मतलब लात मार रहा है, तो इस बस के ऊपर मान लो सेम अमाउंट का इस तरफ से भी फोर्स लग रहा होता, तो ये बॉडी अपने जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह पे जाता क्या? नहीं जाता, खत्म। इधर से तुमने फोर्स लगाया, इधर से मैंने लगा दिया, चीज वही है। तो ये चीज होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि बॉडी में कोई मतलब लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो डिफॉर्मेशन में तो ये चीज सबसे पहले है जो हम सोम के अंदर पढ़ते हैं। सोम के अंदर हम बेसिकली डिफॉर्मेशन के ऊपर चीजों को पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम सोम के अंदर पढ़ते ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वगैरह सोम में नहीं देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वगैरह हम देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा सा, कि गाड़ी मतलब चल रहा है, फ्रिक्शन वगैरह हो रहा है, लग रहा है, पुली वगैरह है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, लेकिन सोम के अंदर नहीं, है ना। सोम के अंदर सबसे पहले तो देखो हम पढ़ते हैं डिफॉर्मेशन के बारे में। अब ये डिफॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के डिफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये होता है, जैसे कि ये मेरा फोन है, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे इधर से अगर फोर्स लगाऊं तो इस तरफ से भी एक सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, जिस कारण से इसका लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मान लो मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, तो नीचे से भी कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि नीचे से भी एक सेम बैलेंसिंग फोर्स लग रहा होगा, जिस कारण से इसका फिर वर्टिकल डायरेक्शन में भी लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो अगर ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन्ड है फोर्सेस के बीच में, तो वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब इस बॉडी का लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ये चीज सोम के अंदर अप्लीकेबल है, समझ गए बात को? सोम के अंदर इस चीज का हम ध्यान रखते हैं विशेष रूप से, कि जो भी बॉडी है उसका लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। समझ गए? दूसरी बात समझो, बहुत बेसिक चीज है, कोई नहीं पढ़ाता, कहीं देख लेना, पूरा पूरा कहीं खंगाल के देख लो, कोई नहीं बताया होगा इन सब चीजों को, ठीक है? हम ही लोग बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि हम लोग अपने गुरुओं से सीखे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। खैर, दूसरी बात यहाँ पे हम क्या ध्यान रखेंगे सोम के अंदर? सोम के अंदर हम ये ध्यान रखते हैं, पहले मैं डिफॉर्मेशन समझाता हूं आपको, डिफॉर्मेशन क्या होता है। देखो इमेजिन करो, ये जो मेरा कलम है, इमेजिन करो ये लोहे का है। क्या इमेजिन करोगे? इमेजिन करिए आप कि लोहे का है। अब इस कलम के ऊपर, अच्छा ये लोहे का है, ये देखो यहां से यहाँ, ये अलोंग लेंथ जो डायरेक्शन है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अलोंग लेंथ जो डायरेक्शन होता है जनरली, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अभी क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है जान रहे हो ना? यहां से अगर मैं काट करके देखूं, मतलब ये वाला गोल वाला सामने से अगर देखूं, तो उस चीज को मैं बोलूंगा क्रॉस सेक्शन। और मान लीजिए ये अलोंग लेंथ क्रॉस सेक्शन के एकदम बीचों बीच, एकदम इसके सीजी से एक एक्सिस पास करता हुआ निकल, मतलब एक एक्सिस निकल रहा है, इमेजिन करो। वो जो एक्सिस है उसको हम बोलेंगे एक्सियल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल एक्सिस बोला जाता है। समझ गए चीजों को? ठीक है, तो ये सब चीजें आएंगी, अभी स्ट्रेस स्ट्रेन पूरा मटेरियल पूरा धमाकेदार टाइप से चीजों को हमको करना है, तो चीजें बहुत डिटेल में आएंगे, ऐसे बेसिक्स थोड़ा, है ना, घुल मिल जाओ सोम के साथ, ताकि कुछ कुछ टर्म वगैरह हाँ 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 ध्यान में रहे, क्योंकि सडनली बोल दूंगा तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए समझा रहा हूँ। समझो बात को। अब ये एक्सियल एक्सिस है, मान लो इस एक्सियल एक्सिस के अलावा आपने एक फोर्स लगा दिया, टेंसाइल फोर्स, ऐसा मतलब खींच रहे हो, स्टील है, लंबा हो जाएगा, इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। टेंसाइल फोर्स मतलब समझो कि अभी पुल लगा रहे हो, खींच रहे हो, टान रहे हो उसको, जब तुम टानोगे, पुल लगाओगे, इसका लेंथ नहीं बढ़ जाएगा?
थोड़ा सा बढ़ गया मान लो, तो ये जो लेंथ बढ़ी थोड़ा सा, ओरिजिनल लेंथ इतना था, फिर इतना थोड़ा सा बढ़ा, तो ये जो हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। छोटा 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 मतलब चेंजेस इन शेप, शेप में चेंज हो जाएगा ना फिर। अभी क्रॉस सेक्शन ऐसा है, समझो कांस्टेंट इसका वॉल्यूम अभी तो कांस्टेंट है, इतना लेंथ है, इतना डायमीटर है, वगैरह वगैरह सब कांस्टेंट है। थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया मान लो, तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन साइज छोटा होगा कि नहीं, तो शेप बदल गया ना। तो दैट चेंज इन शेप इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। तो इस तरह का, जैसे यहाँ पे मैंने जो आपको डिफॉर्मेशन समझाया, ये लेंथ के अलॉन्ग हो रही है, और खास करके यहाँ पे लंबाई मैंने दिखाया, उसी तरह से तुम दबाओगे मान लो, तो ये छोटा हो जाएगा। जब छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, तो क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा, तो फिर भी चेंज इन शेप हो गया, है ना। तो ये जो डिफॉर्मेशंस है, ये है लीनियर डिफॉर्मेशंस। क्या है, लीनियर डिफॉर्मेशन। तो इसी तरह से अलग अलग फोर्सेस के कारण अलग अलग डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सियल फोर्स लगा के दिखाया, चाहे वो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव नेचर का हो, लीनियर डिफॉर्मेशन आ रही है, या फिर इसको हम एक्सियल डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। समझ में आया बात आपको, ठीक है। तो यही डिफॉर्मेशन है, मतलब चेंज इन शेप। डिफॉर्मेशन मींस चेंज इन शेप। अब ये जो चेंज इन शेप पॉसिबल है, ये अलग अलग फोर्सेस के कारण है। जैसे यहाँ पे टेंशन एंड कंप्रेशन के कारण आपने एक चीज देख लिया, फिर होती है एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, एक होती है एंगुलर डिफॉर्मेशन, फिर बेंडिंग वगैरह होती है, उसमें भी डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारा जो डिफॉर्मेशन है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं सोम के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि जो पूरा का पूरा बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। मतलब ये कि यहीं पर जैसे तुम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, पुल फोर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी भी तुम्हारे साथ निकल गया आगे, नहीं। इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ मिल रहा है कि जितना भी फोर्स आप लगा रहे हो उसको वो रोक पा रहा है, बट डिफॉर्मेशन हो गया बॉडी में। चीजें यहाँ ये है, परफेक्ट, माइंड बैठ गया। लार्ज रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट से हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, डिफॉर्मेशन से। और डिफॉर्मेशन होता क्या है, चेंज इन शेप। अब इसी चीज को हम पढ़ते हैं, इसको बेसिकली आप स्ट्रेन भी कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रेन, ऐसे स्ट्रेन का डिफिनेशन अलग होता है, लेकिन आप सिंपली ये सोचो कि ये डिफॉर्मेशन है, और यही डिफॉर्मेशन जब रेजिस्ट किया जाए, रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब क्या होता है, रेजिस्ट शब्द का मतलब रोकना, है ना, किसी चीज को रोकना मतलब रेजिस्ट करना। तो ये डिफॉर्मेशन अगर रेजिस्ट होता है, तब मटेरियल के अंदर तनाव बढ़ती है, स्ट्रेसेस आते हैं। क्या होती है वो चीज, सुनो, देखो यहीं पे विजुअलाइज करना। यही सरिया जो है, इसी को भी, सरिया को छोड़ो यार, सरिया को छोड़ो, आप अपने ऊपर एक एग्जाम्पल सोचो। तुम बैठे हो, आराम से बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारे सर पे कोई ऊपर से दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है, लेकिन आप खड़ा होना चाहते हो, और वो लेकिन दबा के रखा है। तुम चाह रहे हो खड़ा होना, तो तुम नीचे से ऊपर उठने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो ऊपर से नीचे दबा रहा है। आप ऊपर जाने का कोशिश करो, लेकिन वो दबा रहा है, तो तनाव बढ़ेगा कि नहीं शरीर के अंदर। तो वो है स्ट्रेस, उसको बोलते हैं बेसिकली स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किसी भी मटेरियल के अंदर तभी डेवलप होता है जब डिफॉर्मेशन जो है उसको रेजिस्ट किया जाए। मतलब जैसे यहाँ पे ये सरिया था, ये इलोंगेट हो रहा है, उस फोर्स, जो भी फोर्स आपने लगाया एक्सियल टेंसाइल फोर्स, उसके कारण मटेरियल इलोंगेट हो रहा है। बट अगर कुछ ऐसा सिचुएशन में ये बॉडी रहता कि ये इलोंगेशन, इसका जो इलोंगेट होने का ये कोशिश कर रहा है, ये ना हो पाए, मान लो ये इलोंगेट नहीं हो पाए, लेकिन इलोंगेट मतलब होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ कोई कंडीशन ऐसा है, सपोर्टिंग कंडीशन वगैरह, जिस कारण से ये इलोंगेट नहीं हो पा रहा, तब इसके अंदर स्ट्रेस आएगा। अब वो स्ट्रेस अगर होगी, तनाव आती है, क्या बोलते हैं, कहावत है ना, चिंता से चिता जले, तो इसका भी जल जाएगा, है ना, इसकी भी लाइफ इफेक्ट होगी। तो हमें वो स्ट्रेस कितना वो पता लगाना है, प्लस ये चेक करना है क्या वो स्ट्रेस जो ये इसके अंदर आ रही है, उसके कारण कोई डैमेज तो नहीं हो रहा मटेरियल के अंदर। अगर हो रहा है, तो फिर हम डिजाइन जब करेंगे तो वहां पे लिमिट करेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस ये जो मटेरियल है इसमें कितना आना चाहिए। तो उसको डिजाइन करने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह का यूज करेंगे। ये सब चीजें हम करते हैं सोम के अंदर, बेसिकली ये सब चीजें किया जाता है। समझ रहे हो बात को, चीजों को। तो सोम में हम मटेरियल का डिफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, बेसिकली चेंज इन शेप वगैरह। और ये चेंज इन शेप वगैरह, डिफॉर्मेशन वगैरह क्यों हो रहा है,
जब हम एक्सटर्नल लोडिंग लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, इस कारण से डिफॉर्मेशन हो रहा है। और भी कोई कारण हो सकती है, जैसे कि थर्मल स्ट्रेस, थर्मल इफेक्ट हम देखेंगे, है ना, उसके कारण भी डिफॉर्मेशन वगैरह आ सकती है। तो एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन वगैरह मटेरियल में आएगी, और वो डिफॉर्मेशन अगर रजिस्ट हो रहा है, देन मटेरियल में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो हमें ये चेक करना है कि वो स्ट्रेसेस वगैरह कितना डेवलप हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन कितना डेवलप हो रहा है, और उनके कारण क्या मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम कैसे सेव करें, है ना, क्या लिमिटिंग वैल्यू होना चाहिए उस स्ट्रेस का उस मटेरियल के लिए, ये सब चीज बताना, ये सीखेंगे हम सोम के अंदर पूरा बहुत अच्छे तरीके से। यही हमको पढ़ना ही होता है, सोम का यही टॉपिक है। समझ में आ रहा है? अब कुछ तो मैं एक मेन चीज, मेन टर्म मैंने क्या बोला, सो में तो हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन, जो कि होता है चेंज इन शेप। क्या होता है ये? चेंज इन शेप। डिफॉर्मेशन का सीधा मतलब क्या हो गया? चेंज इन शेप, है ना। अब ये जो डिफॉर्मेशन होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, एक फोर्स लगा रहे हो छोटा सा, जैसे 1 मीटर का ये रॉड है, तो उसके उसमें आपने फोर्स लगाया, तो लेट्स सपोज 10 mm 5 mm इतना लेंथ इंक्रीज हुआ, तो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा। तो डिफॉर्मेशंस आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये बात भी है। ये डिफॉर्मेशंस जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक चीज और बता रहा हूं, एक चीज मैं समझा रहा हूं, सुनिएगा। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पे कि सोम के अंदर द बॉडी इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। द बॉडी जिसका भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, बिहेवियर चेक कर रहे हैं, फोर्सेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिस भी किसी बॉडी के ऊपर, वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशंस, है ना, ये चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब देखो, एक थोड़ा अंदर की बात बताता हूं, वो बात सुनो। सोम के अंदर और क्या चीज, एक चीज का ध्यान रखा जाता है। देखिए बेसिकली ऐसा होता है ना कि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मटेरियल का पढ़ेंगे, जैसे स्टील के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा एक चीज होती है इलास्टिक लिमिट। क्या होती है? इलास्टिक लिमिट बोल के एक चीज होती है बॉडी की, मटेरियल की इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट में होता क्या है, एक जनरल सा थिंग मैं बता रहा हूं आपको। इलास्टिक लिमिट तक में होता क्या है कि यही मान लो ये सरिया है, यही रॉड मान लो, ये रॉड एक मटेरियल है, स्टील एक मटेरियल, इसका अपना एक इलास्टिक लिमिट होगा। जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम बनाएंगे, अभी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, सब चीज समझ में आएगा, है ना। लेकिन अभी समझ के रखो कि इसका कोई इलास्टिक लिमिट है, इस रॉड का, इस मटेरियल का अपना कोई एक इलास्टिक लिमिट है। अभी देखो होता क्या है, मान लो एक फोर्स हम लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, एफ लगाते चल रहे हैं, एफ लगा रहे हैं। अगर ये एफ विद इन इलास्टिक लिमिट आप लगा रहे हो, ये एफ जो है, ये अगर विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो इस एफ के कारण जितना भी मटेरियल में इलोंगेशन वगैरह आए होंगे, जो भी डिफॉर्मेशन वगैरह आया होगा, वो सारा डिफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा जब इस एफ को हम रिमूव कर देंगे। समझ रहे बात को? मतलब मैंने एक फोर्स लगाया, मैं फोर्स लगाते ही चल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लेकिन वो फोर्स जो है मेरा, वो मटेरियल के इलास्टिक लिमिट के विद इन में है ना। और ये फोर्स लगाने के कारण इसमें इलोंगेशन वगैरह आ रहा है, डिफॉर्मेशन वगैरह आ रहा है, और कुछ समय के बाद मैं फोर्स हटा दिया। तो जैसे ही मैं फोर्स हटाता हूं, जो भी मटेरियल में उसका शेप में चेंज हुआ था, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये होती है इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। बेसिकली इस तरह का कुछ बिहेवियर हमको देखने को मिलता है मटेरियल का विद इन इलास्टिक लिमिट। तो सोम में ये माना गया है, ये सारे जो डिफॉर्मेशंस हैं, ये सारे जो भी डिफॉर्मेशंस हैं, ये विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है। ये अंदर ही अंदर की बात है, एजम्पशंस में है, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये जो डिफॉर्मेशंस हैं, ये विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है। अब और एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो, सोम के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। सोम के अंदर अभी एक दो बात मैं अब अगर समराइज करूं, मटेरियल कोई एक बॉडी है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है,
अब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण मान लो उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन आ रही है और वो डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट में है ना, वो डिफॉर्मेशन क्या है, इलास्टिक लिमिट में, तो फिर भी वो डिफॉर्मेशन के कारण मटेरियल में अगर वो डिफॉर्मेशन रजिस्ट हो गया तो मटेरियल में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्या वो स्ट्रेस के कारण मटेरियल फेल तो नहीं हो रहा है। इन सब चीजों का चेक करने का जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो हम सोम के अंदर सीखेंगे। विजुअलाइजेशन क्लियर। सोम के बारे में देखो, ये सब चीजें हम इतना डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास, फाउंडेशन क्लास मतलब यहाँ पे केवल एमसीक्यू 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 ऐसा वैसा याद करवाना, फार्मूला डेरिवेटिव नहीं चलेगा। ये हमको यहाँ पे तैयारी करना, एज ए सिविल इंजीनियर बनना, हमको यहाँ पे इंटरव्यू तक जानी है। हम तो मेन चीज टारगेट करके चलेंगे ना। मान लो यही का एग्जाम दे रहे हो, वहां इंटरव्यू होता है और पूछ दिया सोम का मतलब क्या समझते हो, बताना पड़ेगा ना, की पॉइंट होना चाहिए हमारे पास कि व्हाट इज सोम। तो ये चीज चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। बहुत डिटेल में चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, है ना। अंदाजा हो ही गया होगा, केवल मैं सोम के ऊपर इतना सारा बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिट टू बिट, पिन टू पिन, पिन पॉइंटेड पढ़ेंगे, लेकिन क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे कि चीजें होती क्या है, उनको दिमाग में लेते हुए पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म ऐसे हो सकते हैं जो अभी एट ए टाइम, जैसे इलास्टिक लिमिट, उसका परफेक्ट आइडिया समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने एक जनरल आइडिया, जनरल एक ओवरव्यू दिया कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर लोडिंग हम लगाते हैं तो मटेरियल क्या बिहेवियर शो करता है। एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन, लेकिन इस चीज का डिटेल, इसका डेफिनेशन, सब कुछ, ग्राफ, फोटो, सब हम देखेंगे जब स्ट्रेस स्ट्रेन देखेंगे। हो सकता है कुछ कीवर्ड, जैसे अभी स्टार्टिंग तो हुआ है, कुछ वर्ड आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा जैसा मैं आपको बताते चल रहा हूं वैसा वैसा आप कंज्यूम करते चलिए, आगे समय के साथ वो सारे वर्ड्स अपने आप समझ में आएगा। जैसे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये चीज हो सकता है कि अभी थोड़ा सा और विजुअलाइज नहीं हुआ, लेकिन मैं जब एसएफडी वीएमडी चैप्टर चालू करूंगा, वहां पे जब सपोर्ट कंडीशन दिखाऊंगा, वहां पे और अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो जाएगा। हो सकता है जैसे मैं बोल रहा हूँ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। लीनियर डिफॉर्मेशन, चलो ये तो मैं समझा ही दिया कि लीनियर लेंथ में लेंथ बढ़ गया या कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या एक्सियल डायरेक्शन में। मैं अभी बोल दूंगा एक वर्ड ट्रांसवर्स, हाँ मैं और कुछ बोल दूं तो हो सकता है वो सब चीजें आपको अभी एट ए टाइम दिमाग में नहीं घुसे, लेकिन जैसे जैसे आगे धीरे धीरे कम टॉपिक चलते चलते आएंगे, सारा का सारा वर्ड आपको समझ में आएगा, सब एकदम कीवर्ड सब कुछ बेसिक से सीख जाओगे। नॉट टू वरी, है ना, हड़बड़ाने का घबराने का जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखा, तो इसके अंदर मतलब बेसिकली अगर पॉइंट कुछ लिखना है, मेन पॉइंट क्या होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का, एक बेसिक पॉइंट क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे कि जो बॉडी होती है, जो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है ना, किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन बेसिकली दो ही होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सियल डायरेक्शन अलोंग लेंथ, और क्रॉस सेक्शन जो भी है इसके ऊपर हम देखते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। वो मैं फोटो बना के दिखाऊंगा तो आपको और विजुअलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए, ये तो अलोंग लेंथ एक्सियल एक्सिस हो गया, या फिर इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे। ट्रांसवर्स मतलब क्रॉस सेक्शन के ऊपर आप इस तरह से एक्सिस को देखिए, ऐसा, दिस इज वन ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, प्लस इस तरह से एक्सिस देखिए क्रॉस सेक्शन के ऊपर, है ना, वर्टिकल, ये भी एक तरह का ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है दो, एक्सियल एक्सिस होता है एक, समझ गए। तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स आपका बैलेंस होना चाहिए। मान लो इधर से कोई एफ फोर्स लग रहा है तो उधर से बैलेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो बॉडी के ऊपर कि इधर से एफ फोर्स लगा दिया तो बॉडी ऐसे ऐसे गायब हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे एफ फोर्स लगा दिया तो बॉडी ऐसा ऐसा नहीं, इधर से एफ अगर आप टेंशन लगा रहे हो तो इधर भी एक बैलेंसिंग होना चाहिए, ताकि बॉडी आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे। समझ रहे बात को। तो ये चीजें हैं। तो नेट फोर्स ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो, ओके। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन बॉडी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स ऑन बॉडी मतलब सम कर लो, ऊपर सम मतलब जैसे कि ये जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे प्लस माइनस जीरो हो जाएगा कि नहीं, एक इक्वेशन बन गया ना। इसी तरह से इक्वेशंस बनता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, है ना। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस ऑन बॉडी जीरो, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन बॉडी जीरो, समेशन ऑफ ऑल बेंडिंग मूवमेंट्स मूवमेंट ऑन बॉडी इक्वल टू जीरो। अब ये मूवमेंट क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ, देखो।
मूवमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है ना, इमेजिन करना मूवमेंट क्या होती है। एक छोटा सा चीज मैं आपको समझा रहा हूँ मूवमेंट क्या होती है। ये मान लो एक तरह का इस तरह का एक बॉडी है, इधर से मैंने लगा दिया इस पे एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ। ये फोर्स ऐसे लगाने के कारण देखो ये बॉडी ऐसे घूम रहा है, ये अभी हॉराइजेंटल है, इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये बॉडी घूम रहा है इसके अबाउट, इधर देखना घूम रहा है, यही चीज मूवमेंट है। रोटेशन क्या है, रोटेशन। जैसे यहाँ पे फोर्स लगाने के कारण यहां से बॉडी ऐसे रोटेट कर जा रहा है, बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट कर जा रहा है। तो ये यहाँ पे बॉडी बॉडी के अंदर आप बोलोगे कि मूवमेंट है, बॉडी के अंदर बेंडिंग मूवमेंट आ रही है, इसलिए बॉडी आपका रोटेट कर जा रहा है। समझ में आ रहा है चीजों को, चीजें समझ में आ रही है। लेकिन यही चीज होता कि जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, और बॉडी यहाँ से रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, लेकिन मैं क्या करता यहाँ पे और जकड़ के रखता, मतलब इधर से जो फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है देखो, और ये डायरेक्शन क्या है, घड़ी को देखना, घड़ी जो है ऐसे ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा दिशा ले लेंगे एंटी क्लॉक। अभी तो बॉडी ऐसे अगर इस तरह से घूमेगा, टिक 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 क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज, तो ये फोर्स लगाने के कारण बॉडी जो इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये मूवमेंट है ना, इसमें बेंडिंग मूवमेंट आ रही है। अब कैसे आ रही है वो चीज में आपको एक्सप्लेन होगा, नॉट टू वरी, लेकिन एक समझिए, एक विजुअलाइजेशन समझिए। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बॉडी रोटेट कर रहा है ना। अब इसी को अगर ये सपोर्ट के पास सपोर्ट, इसको मैं यहाँ पे पकड़ के रखा हूं, मतलब ये सपोर्ट दिया हूं, तो इसे मैं सपोर्ट बोल रहा हूं। अब ये सपोर्ट पे कुछ ऐसा होता, मान लो कि इस दिशा में बॉडी रोटेट कर रही है, लेकिन सपोर्ट क्या कर रहा है, दूसरे दूसरे डायरेक्शन में इधर से घुमा के सेम मूवमेंट लगा दिया। तो जो जो मूवमेंट इस फोर्स के कारण इस बॉडी पे आ रही है, उस चीज को अगर ये सपोर्ट रोक रहा है तो ये रेजिस्टिंग हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है, इसको मैं बोलूंगा सिंपली मूवमेंट जो फोर्स के कारण लग रही है ना, या फिर आप सिंपली आप इसको बेंडिंग मूवमेंट कह लीजिए, जो फोर्स के कारण लग रही है। और ये जो सपोर्ट लगा रहा है मेंबर के ऊपर, ये सपोर्ट किसके ऊपर लगा रहा है, मेंबर के ऊपर, ये फोर्स लगा रहा है मेंबर के ऊपर, और इस कारण से मेंबर इस तरह से रोटेट कर रही है ना। ये लोडिंग जो है ये लगा रहा है मेंबर के ऊपर एक मूवमेंट, जिस कारण से मेंबर इस तरह से रोटेट कर रही है। लेकिन ये सपोर्ट, एक सपोर्ट का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि जिस कारण से वो सपोर्ट क्या कर रहा है, एक मोमेंट लगा रहा है मेंबर के ऊपर, जो कि एकदम उल्टा है, इस तरह से लगाएगा। देखो अगर मटेरियल इस तरह से बेंड हो रहा है तो सपोर्ट क्या करेगा, वो उसको इस तरह से मूवमेंट लगाएगा, मतलब बेंड होने नहीं देगा, इस तरह से उसको रोटेट होने नहीं देगा। तो वो किस तरह से लगाएगा, जिस तरफ से फोर्स लगा रहा है उसके उल्टा दिशा में लगाएगा। तो फोर्स लगा रहा है क्लॉकवाइज, तो सपोर्ट लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा समझ रहे हो। तो ये जो मोमेंट जो सपोर्ट लगाती है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं रिएक्शन मोमेंट। समझ में आ रहा है, इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, रिएक्शन मोमेंट। ठीक है, जो भी चीजें सपोर्ट के पास है उसके उसके साथ एक वर्ड जोड़ देनी अपनी को, रिएक्शन। सपोर्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, रिएक्शन। सपोर्ट अलग अलग तरह के होते हैं, देखेंगे, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हर एक तरह का अलग अलग सपोर्ट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हमें वो चीजें यहाँ पे देखनी है। ओके, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन समझाने के लिए, कि देखो बेसिकली मूवमेंट के कारण बॉडी में क्या है, एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट है। देखो मूवमेंट अगर लगा दूं तो बॉडी ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे इसको बॉडी को घुमाओ तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए। नेट मूवमेंट ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। ये मोमेंट जो शब्द है ना, ये और क्लियर कट होगा, बहुत तोड़ के बताऊंगा कि वो मोमेंट कैसे आया ही कैसे, बहुत अच्छे से, डोंट वरी। बस अभी कुछ टर्म्स जो है, बेसिक टर्म्स, उसको लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेट मोमेंट, घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज समझ में आएगा एक एक करके। नेट मोमेंट ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये दो कंडीशन मेंटेन्ड है, मोमेंट को हम जनरली लिखते हैं एम से, तो समेशन ऑफ एम ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जैसे कि यहाँ पे हो नहीं हो गया, ये लोडिंग के कारण बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा था, लेकिन मैंने बोला सपोर्ट कुछ ऐसा बना दो, सपोर्ट कुछ ऐसा लगा दो कि लोडिंग के कारण बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट लगा दिया उल्टा डायरेक्शन में। मूवमेंट मतलब लोडिंग के कारण जो मूवमेंट आ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोर्ट क्या किया, उसको रेजिस्ट कर लिया एंटी क्लॉकवाइज लगा के, तो ये बॉडी पे नेट मूवमेंट
जब लिखेंगे क्लॉक माइनस एंटी क्लॉक, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो क्लॉक माइनस एंटी क्लॉक 0, तो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह गया, उस पर कोई रोटेशन नहीं होगा बॉडी में, समझ गए? तो ये कंडीशंस मेंटेन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे बॉडी के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है लेकिन स्मॉल डिफॉर्मेशन हो सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, अब उसके कारण स्ट्रेसेस वगैरह डेवलप होगा जो कि हमको फाइंड आउट करनी है ना। अब उन स्ट्रेसेस के कारण मटेरियल डैमेज तो नहीं हो रही है, ये चेक लगानी है, अगर डैमेज हो रही है तो सेफ्टी लिमिट हमको देना है कि कितना स्ट्रेस हो कि मटेरियल में किसी भी तरह का डैमेज ना हो, समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हम करेंगे सोम के अंदर, है ना, क्लियर है? अब देखो जो डिफॉर्मेशन होते हैं ना, डिफॉर्मेशन अलग अलग तरह के होते हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन हो गया, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया, ये बेसिकली डिफॉर्मेशन होते हैं, और ये डिफॉर्मेशन को क्रिएट करवाने के लिए अलग अलग तरह के फोर्सेस होते हैं जिनके कारण अलग अलग तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि एक्सियल फोर्स होती है तो उसके कारण लीनियर डिफॉर्मेशन होती है, लेंथ इंक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। ट्रांसवर्स फोर्सेस के कारण भी डिफॉर्मेशन आती है, ट्रांसवर्स फोर्सेस के कारण बेसिकली आपका ट्रांसवर्स फोर्स क्या है, एक तरह का शियर फोर्स है, ये सब चीजें हैं, तो अलग अलग तरह के फोर्सेस के कारण अलग अलग तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप इस वाले ये जो क्लास था, है ना, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि आपको सोम से अवगत कराएं कि सोम में हमको पढ़ना क्या है और सोम का डेफिनेशन क्या है। उम्मीद करता हूं आपने ये सब चीजें यहाँ पे समझ गए, ठीक है। यही से आगे हम कंटिन्यू करेंगे और पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब हम बेसिकली ये जो अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसएफडी बीएमडी स्टार्ट करेंगे, तो एसएफडी बीएमडी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम एक एक करके चीजों को समझ लेंगे, है ना, जैसे टाइप ऑफ सपोर्ट वगैरह पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, मैं आपको बेसिक बताऊंगा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, टॉर्सन क्या होता है, दिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, तब आपको विजुअलाइज होगी, तब आप जाके रियल टाइम स्ट्रक्चर में जो आपका रूम है, रूम के ऊपर ऐसे देखोगे तब उसमें अप्लाई सोच पाओगे। आरसीसी जब पढ़ोगे, ठीक है, तब तो पूरा एकदम विजुअलाइज होगा, अच्छा सरिया ऐसा ऐसा गया है, अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे आप सोच पाएंगे, ठीक है। और एक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला, है ना, क्योंकि वहां पे हम मैसनरी वाल दीवार वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, लिंटल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं जो खिड़की के ऊपर लगी हुई है, सिल वगैरह है, तो मतलब बैठोगे एकदम सब कीवर्ड रूम के अंदर जो कीवर्ड, अच्छा ये सिल ये लिंटल, अच्छा ये, ओके ओके, इस तरह से पढ़ाई करनी है अपने को, याद नहीं करनी है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेके पढ़ना है चीजों को, ठीक है। तो उसमें हम लोग आपका कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, बस आपको पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट।